मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चाहते यूट्यूब चैनल करियर पेपर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण जो हमारा मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आपके पीवाई के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे। ये एग्जाम का हमारा अंतिम चरण चल रहा है आपके, और ये टेस्ट सीरीज का ये अंतिम हाफ है। हम अब ऐसे प्रश्नों पर बात करेंगे जो पिछले एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी नेचर कैसा रहा है, उनकी प्रकृति कैसी रही है। इसलिए मैं लास्ट दिनों में आपसे ऐसे पहलुओं पर चर्चा करूंगा जहां से ऐसा लगेगा आपको कि ये प्रश्न हमारे एग्जाम में हमने पहले कहीं देखे हैं और यहीं से प्रश्न हमारे एग्जाम में आएंगे। इसलिए बड़ी बारीकी से और गहनता से इन पर आप अध्ययन करेंगे। ये आपका पुराना लास्ट ईयर क्वेश्चन है, मैं उन्हीं पर चर्चा कर रहा हूं आपसे। कहने के लिए आपका ये मॉक टेस्ट 9 है, लेकिन ये असलियत में PYQ है। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक हिस्सा है, और ये आपको देख के समझ में भी आ गया हो मैं कहां से बोल रहा हूं आपके। ये बहुत महत्वपूर्ण लास्ट ईयर का हमारा PYQ है। किस संशोधन ने संसद यहां पर और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की है। ये मैं बात कर रहा हूं GST की, आपके माइंड में आ गया होगा। GST यानी कि गुड्स सर्विस टैक्स, यानी वस्तु सेवा कर। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, माल और सेवा कर बोलते हैं। क्या हमारा ये 101वां संशोधन है, क्या 115वां संशोधन है, या 120वां संशोधन है, या 122वां संशोधन? ये आपको देख के अगर माइंड में आ रहा हो तो मैंने पहले ही कहा मेरे साथ साथ प्रश्नों को बनाते जाएंगे जैसे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगता हो इन चारों में से कौन सा सही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के तेजी से बताइए कि इसका उत्तर सही ये हो सकता है। मैंने कहा था एक बहुत अच्छी पहल है, इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ साथ अगर उत्तर देंगे तो आपको बहुत जल्दी आपके माइंड में किस चीज को सर्च करने की क्षमता आ जाएगी। ये एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर होगी। इसका सही उत्तर है जो वो डी है, यानी कि 122वां संविधान संशोधन अधिनियम यहां दिखाई दे रहा है आपको। इसके अंतर्गत GST को पहली बार ये संशोधन विधेयक था जिसके अंतर्गत इसे लाया गया, और वर्ष 2017 में यहां पर वर्ष 2000 यहां 1 जुलाई यहां 2017 को इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। मैंने बताया आपके ये 122वां संशोधन है, लेकिन अगर ये एक्ट आएगा तो ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है, यानी कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगर ये एक्ट आएगा यानी कि अगर ये अधिनियम आएगा तो 101 मारेंगे, 101वां यानी 101वां ये मारेंगे आपके, और अगर विधेयक आएगा तो 122वां मारेंगे। इन दोनों में अंतर ये है, विधेयक जो होते हैं सभी विधेयक कानून नहीं बनते हैं, लेकिन जितने भी कानून होते हैं वो सब विधेयक होते हैं। फिर दोबारा बोल रहा हूं, सभी जो एक्ट होते हैं वो आपके विधेयक होना जरूरी है, ठीक है। सभी विधेयक जो होते हैं वो एक्ट नहीं बन पाते हैं, इसलिए ये 122वां संविधान संशोधन विधेयक है, और जो एक्ट है तो वो 101वां है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज का हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये रहा, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम, ये कार्यक्रम है तो ध्यान देंगे यहाँ पे, कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे संभवतः कहते हैं। ऊपर देखो कार्यक्रम है आपके, ये कार्यक्रम है, यहां से ये वाला इंपॉर्टेंट है। यहां से क्या ट्रोजन हॉर्स है, क्या बोयूर है, क्या डिडलिंग है, या स्पेलिंग है? तो आपको जानना चाहिए एक कंप्यूटर अधिकृत, ये सामान्यतः ये ट्रोजन हॉर्स होते हैं आपके, ये वाले ये जो हैकर्स होते हैं ये बैठे बैठे चीजों को और चीजों को चुरा लिया करते हैं, दूर बैठ करके कहीं ना कहीं वो चीजों को हटा करके और ऐसे स्थान भेज देते हैं। इन्हें हम हैकर कहते हैं, इन्हें कंप्यूटर चोर भी कहा जाता है, और इन्हें ट्रोजन हॉर्स की मदद से ये हैकर्स इस कार्य को संपन्न करते हैं। ट्रोजन हॉर्स की मदद से जो हैकर्स होते हैं वो इस कार्य को संपन्न करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में हमारा तीसरा प्रश्न है, आप याद रखेंगे, जकार्ता एशियाई खेल वर्ष 2018, मैंने पहले बताया PYQ है, ये प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है हमारी आपके में। शूटिंग में काई में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय कौन, सौरभ चौधरी यूपी में कहां सम्मानित है? क्या इलाहाबाद से हैं, गोरखपुर से हैं, मेरठ से हैं, या अलीगढ़ से? तो इन सौरभ चौधरी जो कि 16 वर्ष के हैं मात्र आपके, इनका संबंध कहां से? मेरठ से। कहां से? इनका संबंध मेरठ से है। इसलिए महत्वपूर्ण है, इतनी कम उम्र में आपके, और एशियाई खेलों में कहां पर संपन्न हुए थे? जकार्ता में। बहुत महत्वपूर्ण आपके, और आपको जानकर हैरानी होगी हमारे यहां पर अभी जो खेल हुए थे आपके 2022 के, इसमें हमारी पारुल चौधरी जो वो भी मेरठ की हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इतिहास बना दिया आपके। उन्होंने दौड़ में आपके 5000 मीटर की रेस में आपके जो है उन्होंने, और कहीं ना कहीं स्वर्ण पदक जीता है, वो भी मेरठ की बेटी है।
क्या नाम उनका, पारुल चौधरी। संभवतः ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है। तो ये मेरठ के हैं, ये जो आपके सौरभ चौधरी हैं, ये मेरठ में गांव है कलीना, ये कलीना नामक गांव है, यहां से आपका संबंध है कलीना गांव से। और मैं पहले बता चुका हूं मेरठ को क्रांति भूमि कहा जाता है, क्रांति की धरती कहा जाता है, क्योंकि वर्ष 1857 का जो विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई को, उस विद्रोह की शुरुआत मेरठ से ही हुई थी, इसलिए मेरठ को क्रांति भूमि का क्षेत्र कहा जाता है, क्रांति की धरती कहा जाता है। और इसी धरती का ये सौरभ चौधरी हैं, और इसी धरती की हमारी अभी पारुल चौधरी हैं, जिन्होंने अभी अभी स्वर्ण पदक प्राप्त किया आपके दौड़ प्रतियोगिता में, यानी एथलीट चैंपियनशिप बनी है वो। इस क्रम में हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये दिखाई दे रहा है आपको, इनमें कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, वो नहीं पूछ रहा कौन सी है यमुना की, केन है, बेतवा है, चंबल है, कल्याणी। इस पर मैं पीछे चर्चा कर चुका हूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा। यहाँ पर कल्याणी नदी है जो कि आपके यमुना की सहायक नहीं है। मैंने पहले कहा आपको केबीसी बताया, कौन बनेगा, करोड़पति, यानी के माने केन, बी माने बेतवा और सी माने चंबल, ये तीनों यमुना की सहायक है। और मैं बता चुका हूं जो यमुना नदी है, यमुना बहुत महत्वपूर्ण नदी है, जो उत्तराखंड के बंदरपुंछ कहां से, ये उत्तराखंड के बंदरपुंछ नामक स्थान से निकलती है आपके, और यहीं पर उसका नाम है यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री ग्लेशियर, यहां पर ग्लेशियर, इसको आप लोग लिख लेंगे यहां से निकलती है आपके बंदरपुंछ नामक स्थान से, इसका उद्गम बिंदु है आपके। और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो आप दोबारा ध्यान देंगे, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यहां पर कल्याणी इसकी सहायक नहीं है, यमुना की सहायक केन है, बेतवा है, चंबल है, ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं, इनको आप याद करके जाएंगे। और मैंने केबी से बता दिया है, ये कौन बने, करोड़पति नहीं है, के माने केन है, बी माने बेतवा, सी माने चंबल, इनको याद करके जाएंगे यहां से, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है मृदा जिसमें मुख्य रूप से ये रहा पोटाश की कमी है, यूपी के किस जिले में पाई जाती है। ये पीवाई की समझ जाना, उत्तर प्रदेश में जो पेपर होने वाला 17 तारीख को 18 तारीख को, बिल्कुल डिट्टो यही पे क्वेश्चन आने वाले, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। इनमें तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएं, कुछ क्वेश्चन दोहराए जाएं, लेकिन आप ये जान लेना इनको पढ़ने के बाद तुलना कर लेंगे कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या इसका उत्तर जौनपुर है, क्या बहराइच है, क्या बलरामपुर है, क्या गोंडा है। आप जान लीजिए ये पोटाश की कमी वाला क्षेत्र कौन सा, जौनपुर है, इसका ए उत्तर सही है। और आपको जानना चाहिए चाहे जौनपुर है, चाहे हमारा मऊ क्षेत्र है, चाहे हमारा आजमगढ़ क्षेत्र है, यहां पर आपके मिट्टी में आपके ये पोटाश की कमी पाई जाती है, ये वाला पोटाश की कमी मिलती है आपके इन क्षेत्रों में, आपके यहाँ पर, यानी मऊ है, आजमगढ़ है, जौनपुर क्षेत्र है। और जो हमारा जो यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है हमारा यूपी का, उत्तर पश्चिम, यूपी का जो उत्तर पश्चिम इलाका है, नॉर्थ वेस्ट इलाका है हमारा, यहां पर आपके फास्फेट, किसकी, फास्फेट खनिज की कमी पाई जाती है। ये खनिज है आपके जो यहाँ पर कम पाया जाता है, इसको देखकर जाएंगे। अगर क्वेश्चन आएगा उत्तर पश्चिम में यूपी के किस खनिज की कमी है, तो फास्फेट की है। अगर आएगा जौनपुर जैसे इलाके में, मऊ आजमगढ़ में क्या कमी पाई जाता है, तो पोटाश है, इसको रटकर जाएंगे। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये वही चैनल है जहां से आपको सफलता के शिखर पर पहुंचना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इन क्वेश्चनों को देखकर जाएंगे, मैं पहले कह चुका हूं ये पीवाईक्यू सीरीज है पुरानी वाली, इनको देखकर के आपको आइडिया हो चलेगा कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आए हैं। और मैंने अभी हाल ही में जो मॉक टेस्ट कराए, वो मॉक टेस्ट कितने इसके नजदीक है आपके। यूपी का निम्नलिखित में कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, यहां ध्यान देंगे, क्या चंदौली है, औरैया है, महोबा है कि एटा है, वो पूछ रहा है बुंदेलखंड का। इसमें मैं बहुत चर्चा कर चुका हूं अपने पुराने मॉक टेस्टों में। जिन बच्चों ने अभी तक वो मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं, बिल्कुल मुझे अभी अभी सुनने हैं, वो सारे मॉक टेस्टों को देखकर जाएंगे। मैंने बुंदेलखंड क्षेत्र में वैसे जोड़ दिया है, पूर्वांचल में वैसे जोड़ दिया है। एक सही उत्तर क्या है, महोबा। क्या उत्तर सही है, महोबा। मैं बता चुका हूं आपको बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत यहां हमारा जो ये जालौन है, ये आएगा बुंदेलखंड में, पीछे बताया मैंने आपको। ये झांसी है, बिल्कुल आएगा इसके अंतर्गत आपके। ये महोबा है, बिल्कुल इसी के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा जो आपका यहाँ चित्रकूट है, ये भी इसी का हिस्सा है। बांदा इसी का हिस्सा है, और बहुत महत्वपूर्ण ललितपुर हमारा इसी का हिस्सा है। ये सब कहीं ना कहीं ये यूपी के क्षेत्र हैं। एमपी के बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, आपको पता होगा, आपको लोगों को
एमपी के बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, लेकिन मेरा मतलब है यूपी के क्षेत्रों से जालौन, झांसी, महोबा, चित्रकूट, बांदा, ललितपुर, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। बुंदेलखंड बहुत यूपी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है आपके, इसको रट कर जाएंगे। संभवतः यहां से भी इस बार भी प्रश्न बनने की बहुत प्रबल संभावना है। इसलिए अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए गए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, यह किस संग्रहालय में संरक्षित है? यानी कौन से म्यूजियम में संरक्षित है? ये क्या कुशीनगर में है, क्या सारनाथ में, कन्नौज में या लुम्बिनी में? आखिर ये कौन से संग्रहालय में सुरक्षित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारनाथ में, कहां पर? आपके सारनाथ संग्रहालय यानी कि वाराणसी, यानी बनारस। इसी को हम लोग काशी नगरी भी कहते हैं, इसी को हम बनारस भी कहते हैं। कई सारे विद्यार्थी बात को नहीं जानते हैं, इसी को बनारस भी कहते हैं। कई सारे उपनाम है आपके जो आपको दिखाई दे रहे हैं। सारनाथ से लिया गया, आपको जानना चाहिए सारनाथ में जो आपका अशोक स्तंभ है उसमें 4 शेर हैं, 4 सिंह हैं जो एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं, पीठ सटा करके बैठे हुए हैं आपके। और इसी के नीचे आपके दाएं ओर एक चिन्ह है आपके, कौन सा? बाघ का। और बाईं ओर कौन है आपके? एक घोड़ा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीच में हमारे एक वहां पर अशोक चक्र है जो 24 तीलियों वाला है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। यानी इसको भारत सरकार ने यहां 26 जनवरी यहां पर 1950 को इसको राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर मान्यता दी है। राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर, राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर, प्रतीक कहिए या चिन्ह कहिए एक ही बात है। कब? 26 जनवरी 1950 को इसको मान्यता मिली हुई है। और ये चिन्ह हमने कहां से लिया है? सारनाथ से लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको यहां से पढ़कर और देखकर जाएंगे। इस क्रम में आप देखिए यहां से चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का ये रहा, इनमें से कौन सा क्षेत्र जेजाग भुक्ति, ये जेजाग भुक्ति है, भक्ति नहीं है, ये भुक्ति है, या जय होटी के नाम से जाना जाता है? जेजाग भुक्ति या जय होटी, मैं दोनों लिख देता हूं यहां पर। जेजाक भुक्ति एक नाम ये हो गया आपके यहां से, ये रहा। और या आपके जय होटी क्या अवध है, क्या बुंदेलखंड है, काशी है, या आपका दोआब है? तो ये भी इसका उत्तर बुंदेलखंड क्षेत्र है आपके। यानी बुंदेलखंड क्षेत्र को जेजाग भुक्ति कहा जाता है। और यहाँ के शासक चाहे बाद वाले दिनों में हमारे महाराज छत्रसाल रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण है आपके ये। इसके अलावा यहाँ पर हमारे चंदेल शासक विद्याधर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्याधर, इन्होंने डेवलपमेंट किया यहाँ पर बड़े पैमाने पर। इसके अलावा जो जेजाग भुक्ति के व्यक्ति हैं, जो शासक हैं, इन्होंने बुंदेलखंड का बड़े पैमाने पर विकास किया आपके। और इनका संबंध जेजाग भुक्ति क्षेत्र से, जिसकी तुलना कहां से करी जाती है? बुंदेलखंड से। और ये बुंदेलखंड ऐसे महानतम लोगों की भूमि है जिनमें हमारे मैथिली शरण गुप्त भी शामिल है। मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल यहीं से जुड़े हुए हैं आपके, यहां से इनका संबंध सीधा यहीं से है आपके। मैथिली शरण गुप्त से रट के जाएंगे आपके। ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इनका संबंध इसी बुंदेलखंड क्षेत्र से रहा है। इस क्रम में हमारा जो अगला जो प्रश्न है 9वां इस सीरीज का, वो यह है, यूपी में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे हैं आपके? क्या बाल बोधनी है, क्या सरस्वती है, क्या सितारे हिंद है, या उदंत मार्तंड है? आपको जानना चाहिए इसका जो सही उत्तर है वो है बाल बोधनी पत्रिका। कौन सी? बाल बोधनी पत्रिका है। और आपको यह भी जानना चाहिए ये पत्रिका आपके काशी, मैं पुनः कहूंगा, यानी कि बनारस से निकाली जाती थी आपके। यानी इसका संबंध किससे है? काशी से है। और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक रहे हैं। और ये पूरी पत्रिका महिलाओं को समर्पित रही है, अर्थात इसमें महिलाओं के हितों, महिलाओं के कल्याण की बातें निहित रही हैं। इस पत्रिका में नाम है इसका बाल बोधनी। इस सीरीज का अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सितारवाद है कौन? ये नवाब इनायत खान यूपी से संबंधित है, या एटा से हैं वो, इटावा से हैं, औरैया से हैं, या फिरोजाबाद से हैं? तो इनका सीधा संबंध कहां से है? इटावा से। कहां से है इनका सीधा संबंध? इटावा से। आप जानते होंगे इसी इटावा में लॉयन सफारी पार्क भी है। लॉयन, ये भी हमारे एक एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके। लॉयन सफारी पार्क इटावा में ही आपके। और नवाब
इनायत खान का संबंध इसी इटावा से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मैं आपको ये शो करना चाह रहा हूं कि यूपी के इन प्रश्नों को देख करके आपको ये अंदाज लग गया होगा कि पिछले एग्जाम में यूपी से हमारे कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ किस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इस सीरीज का अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर ये, तीसरी बौद्ध परिषद ये रहा, किस शहर में आयोजित किए। शहर पूछ रहा है वो आपसे, क्या शहर वो यंगून है या वो पाटलिपुत्र है, वैशाली है या राजगीर है। तो आपको जानना चाहिए वो हमसे तीसरी बौद्ध संगति पूछ रहा है। ये आपको सबको याद होना चाहिए, बौद्ध धर्म की कितनी बैठकें हुई हैं, तो बौद्ध धर्म की 4 बैठकें हुई हैं। इन बौद्ध में से वो हमसे तीसरी बौद्ध संगति पूछ रहा है यहाँ पर आपके। तो इस बैठक का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ है। यहाँ पर ध्यान देंगे बात को, बौद्ध धर्म की अगर इस तरह बैठकें आएंगी आपके, तो जो पहली बैठक है बौद्ध धर्म की वो कहां हुई है, राजगीर में। इसको आप एक्शन नॉलेज के तौर पर देख के जाएंगे। ये दूसरी बैठक है इसकी, ये वैशाली में हुई है, इसको आप देखकर जाएंगे। यहां से आपके जो तीसरी बैठक है इसकी बौद्ध धर्म की वो पाटलिपुत्र में हुई है, यहाँ पर पाटलिपुत्र में हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस क्रम में चौथी बैठक है आपके वो कुंडलवन में हुई है। ये आपको सब लोगों को एक एक्शन नॉलेज के तौर पर, ये कुंडलवन आपके कश्मीर का एक क्षेत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि हमारे लिए प्रश्न ये कि अगर तीसरी बैठक हुई है तो इस तीसरी बैठक का आयोजन किसने करवाया है। तो तीसरी बैठक का आयोजन अगर हमारे पाटलिपुत्र में हुआ तो ये मौर्य वंशी शासक, कौन, ये मौर्य वंशी शासक हैं, क्या नाम है उनका, सम्राट अशोक, इन्होंने करवाया, जो कि मौर्य वंश के एक महानतम शासक हैं। और इस बैठक का जो आयोजन हुआ है वो 250 यहाँ लगभग 250 बीसी में हुआ है लगभग यहाँ पर। यानी कि हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म की तीसरी बैठक का जो आयोजन हुआ है वो पाटलिपुत्र में हुआ है। अगर यहीं पर प्रश्न आएगा आपके, आपको घुमा के ऐसे पूछ ले कि बौद्ध धर्म की पहली बैठक कब हुई है, तो पहली बैठक अगर हुई है आपके, तो ये पहली बैठक का आयोजन पहली बात तो राजगीर में हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ से। 483 ईसा पूर्व जब हमारे यहाँ एक शासक हुआ था हर्यक वंश का, अजात शत्रु, पर हम यहाँ ईयर में नहीं जाएंगे, पहले करेंगे ये बैठक कहाँ हुई है, तो राजगीर में हुई है। दूसरी बैठक कहाँ हुई है, वैशाली में हुई है। तीसरी बैठक कहाँ हुई है, पाटलिपुत्र में हुई है। और चौथी बैठक कहाँ हुई है, तो कुंडलवन में हुई है, जो कि कश्मीर में स्थित है। यानी कि अगर तीसरी बैठक आएगा तो जो आपके पिछले एग्जाम में डायरेक्ट यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया है कि बौद्ध धर्म की या बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई है, तो आप बताएंगे पाटलिपुत्र में हुई है, जो कि मौर्य वंश के शासक अशोक ने संपन्न कराई। और ये बैठक 250 ईसा पूर्व में हुई है। इन चारों बैठकों को या इंपॉर्टेंट मानते हुए सब लोग आप लोग याद कर लेंगे। ये पूरी सीरीज हमारे लिए इसलिए खास है कि सारे पीवाई के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। अगला प्रश्न है सीरीज का 12वां, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आप वर्तमान समय में आरबीआई कहते हो, की स्थापना किस वर्ष हुई है। मैं फिर कहूंगा, सबसे पहले पेपर में क्वेश्चन के नेचर को समझें। अगर आपके एग्जाम में कोई प्रश्न आ रहा है लेकिन अगर आपके समझ में नेचर नहीं आ रहा, प्रकृति नहीं आ रही है, तो आप प्रश्न को बना नहीं पाएंगे। सबसे पहले प्रश्न को नेचर को पकड़ेंगे। अगर वो हमसे पूछ रहा है, आरबीआई पूछ रहा है, स्थापना वर्ष पूछ रहा है हमसे, तो क्या वो 1930 में हुई है, 1935 में हुई है, 1940 में या 1945 में, तो आपके माइंड में सहज ही आ गया होगा। एक सही उत्तर है वर्ष 1935। यानी आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई है। यानी ब्रिटिश शासनकाल में आरबीआई अस्तित्व में आ चुकी है। आपको जानना चाहिए इसी आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो आजादी के बाद हुआ है। राष्ट्रीयकरण का मतलब हमारा है नेशनलाइजेशन से। यानी इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जनवरी यहां पर 1949 को। इसको आप लिख लेंगे यहां से, ये आपके लिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है। वर्तमान समय में इसका मुख्यालय बंबई में स्थित है, जिसे आज आप मुंबई भी कहते हैं। एक अन्य जानकारी आपके ये वाला। ये ऐसे प्रश्नों को आप देखकर जाएंगे यहां से। और आरबीआई गवर्नर अगर आएगा आप वर्तमान में, तो वो कौन है, वो शक्तिकांत दास हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके। तो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई है। अगर इस साल आपके आरबीआई नहीं आएगा तो हो सकता है एसबीआई आ जाए। एसबीआई नहीं आया तो कोई अन्य बैंक आ सकते हैं। ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है आपके कि वर्तमान समय में भारत में कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हैं। ये मैं आपको एक राष्ट्रीयकृत हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस समय देश में कितने बैंक नेशनलाइज्ड हैं, यानी राष्ट्रीयकृत माने भारत सरकार के उपक्रम है इस समय बैंकों में, तो उनकी संख्या 12 है। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि वर्तमान समय में कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हैं, तो 12 हैं। इसके अलावा हम ये भी देख के जाएंगे कि जो हमारी ये आरबीआई है, आरबीआई भारत सरकार का केंद्रीकृत बैंक है। भारत सरकार का ये केंद्रीय बैंक है। इसको डर के जाएंगे, क्वेश्चन आएगा कि भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो क्या बताएंगे, आरबीआई है। इसके अलावा आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ये आपके लिए सब मैंने
एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिए आपको। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। जैसे हम सब लोग बैंकों में आपका आरबीआई में अपना खाता नहीं खुलवा सकते हैं, क्योंकि सारे बैंकों खाते कहां को ले आते हैं, आरबीआई में। तो जैसे हमारा खाता बैंकों में होता है, ठीक उसी प्रकार से बैंकों का खाता आरबीआई में होता है, इसलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसको याद करके जाएंगे। इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुई है और इसका राष्ट्रीयकरण आजादी के बाद हुआ है 1 जनवरी 1949 को। इसको याद करके जाएंगे। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां है, मुंबई में है। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। और अंतिम जानकारी, आरबीआई में एक गवर्नर के अलावा 4 डिप्टी गवर्नर और होते हैं, जिसके माध्यम से आरबीआई कार्यों को संपन्न करती है। मैं पुनः बता रहा हूं, एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जानकारी है। इस सीरीज का हमारा अगला प्रश्न है ये, चमाचेरी, कुन्नी हमर नायर, इनमें से किस नृत्य पूछ रहा है हमसे, वो आपके आखिर ये किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? कौन? चमाचेरी, कुन्नी हमर नायर। तो आपको दिख रहा होगा दक्षिण भारत का नाम है। क्या वो कथकली से हैं, क्या मोहिनी अट्टम से हैं, क्या भरतनाट्यम से हैं, या यक्षगान से हैं? कि इनका संबंध कौन से नृत्य से है? तो इनका संबंध कथकली से। किससे है? इनका संबंध कथकली नृत्य से है। और आपको जानना चाहिए कथकली आपके शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है। कौन से में? ये शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है, अर्थात ये भारत का क्लासिकल डांस है, बहुत महत्वपूर्ण है। और जो चमाचेरी हैं, इनको मलयालम भाषा का, ये मलयालम भाषा के बहुत बड़े कवि भी हैं। यानी इनके पास दोहरी उपलब्धि है। आप नृत्यकार भी हैं, डांसर भी हैं, और आप मलयालम के कवि भी हैं। तो आपको जानना चाहिए केरल की जो भाषा है वो मलयालम है, और कर्नाटक आएगा तो कन्नड़ मारेंगे, तमिलनाडु आएगा तमिल मारेंगे, और आंध्र प्रदेश आएगा तेलुगु मारेंगे। तेलंगाना और आंध्रा में तेलुगु बोली जाती है, आपके कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। ये मलयालम भाषा के बहुत बड़े कवि रहे। कथकली बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप देखेंगे एक बात, यहाँ पर जो मोहिनी अट्टम नृत्य ये वाला, ये भी आपके केरल का नृत्य है। इसको देख लेंगे यहाँ से। जो भरतनाट्यम है ये आपके तमिलनाडु का नृत्य है। इसको देख लेंगे आप लोग यहाँ से। इसके अलावा जो यक्षगान है ये आपके कर्नाटक का एक नृत्य है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिए। और कथकली आएगा तो अभी मैंने बताया ये केरल का ही है, और यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनको देखकर जाएंगे। हो सकता है इस वर्ष आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न आए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है ये पीवाईक्यू सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पिछले बार जो पेपर आया आपके लास्ट टाइम पर वो यही पेपर है आपका। इसलिए मैंने इस पेपर को अंतिम दिनों में आपको इसलिए बताया है कि इसको देखकर जाएंगे, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही आए तो आपको इन्हीं को पढ़कर जाना है, और एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका केरल नहीं आएगा तो हो सकता है मोहिनी अट्टम आ जाए, हो सकता है भरतनाट्यम आ जाए, हो सकता है यक्षगान आ जाए। मैंने पिछली सीरीज में आपको एक मॉक टेस्ट में कई सारे नृत्यों को बताया है, शास्त्रीय नृत्यों को बताया है, उनको आप यहां से रट कर जाएंगे। इस सीरीज का अगला क्वेश्चन है हमारा ये रहा, खाद्य और कृषि संगठन कारपोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में, ध्यान देंगे आप लोग, जो है ज्यादातर विद्यार्थी गेहूं पढ़ के जाते हैं, जौ पढ़ के जाते हैं, मक्का पढ़ के जाते हैं, चावल पढ़ के जाते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि पेपर ये 2018 में हो रहा है। पेपर हो रहा है आपका ये यूपी पुलिस का 2018 का पेपर है आपका ये यहां से, और पूछ रहा है आपसे 2016 के आंकड़े। यानी एग्जामिनर आपसे पीछे जाके 2 साल पीछे भी जा सकता है, इन पर भी ध्यान रखेंगे। तो वो कह रहा है दुनिया में भारत का प्याज में कौन सा स्थान था 2016 का, बताना आपको। क्या पहला स्थान है, क्या द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है, या चतुर्थ स्थान है? तो इसका उत्तर आपके माइंड में आना चाहिए। इसका सही उत्तर है द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। अगर द्वितीय स्थान भारत का है तो पहला स्थान किसका रहा उस समय? हालांकि ये प्रश्न एग्जाम में अब आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपने पेपर देखा है तो आपको माइंड में आना चाहिए प्रथम स्थान इस प्याज उत्पादन में चीन का रहा था, दूसरा स्थान भारत का है, और तीसरा स्थान इस सीरीज में आपके मिस्र का रहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम इतना लंबा जाएंगे नहीं, हम पहला और दूसरा कर लेंगे आपके 2016 में। अब ये क्वेश्चन रिपीट होने वाला नहीं है, लेकिन इसको देख के आपके माइंड में आ गया होगा हमें उत्पादन वाले पार्ट को भी रटकर जाना है। ऐसे प्रश्न में हमारे एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था। इस सीरीज का हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत बनाना, यानी जो ग्रोथ रेट रही है ये आपको ग्रोथ बताना है। आपको ग्रोथ रेट बतानी है कि ग्रोथ रेट क्या रही है। क्या ग्रोथ रेट आपके 6.8% रही है, 7.8% रही है, 8.8% रही है, या 9.8? तो ऐसा प्रश्न हमारे एग्जाम में बनेगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके 9.8% है। कौन सा उत्तर है?
9.8% है। यानी 2017-18 के दौरान भारत के एक्सपोर्ट में जो निर्यात वृद्धि रही है वो कितनी है, वो 9.8% रही है। और ये वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण है, और वृद्धि इसलिए हुई है क्योंकि हमने पेट्रोलियम उत्पाद, याद ध्यान देंगे आपको, पेट्रोलियम उत्पादों ये वाला पहला, इसके अलावा जो रसायन है हमारे, इन मामले में इन क्षेत्रों में हमने बड़ा अच्छा कार्य किया है। पेट्रोलियम उत्पाद हैं, रसायन वाले आइटम हैं, इनको बड़े पैमाने पर हमने निर्यात किया है। इसके चलते भारत का जो वृद्धि रेट है वो 9.8% हो चला है। इसको आप यहां से याद करके जाएंगे। इस सीरीज का अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? क्या भाग 1 है, या भाग 2 है, भाग 3 है, या भाग 4 है? तो अब जानना चाहिए भारत में नागरिकता से जुड़े हुए मामलों का जो उल्लेख है वो भाग 2 में किया गया। किसमें किया गया है? भाग 2 में किया गया है। तो अब मन में आ रहा होगा भाग 1 क्या है? तो संघ राज्य से जुड़े हुए मामले, संघ और राज्य से जुड़े हुए मामले वो भाग 1 में आएंगे। भाग 3 में मूल अधिकार आएगा, जिसे आप फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और जो भाग 4 है उसमें डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आएगा। और भाग 2 में आपके नागरिकता संबंधी मामले हैं जो संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक, कहां तक? 5 से 11 तक इनका उल्लेख हुआ है। यानी भाग 2 का संबंध 5 से 11 है। इसको याद करके जाएंगे। ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम पिछली बार आए हैं, इस बार भी आ सकते हैं। अगर भाग 3 आएगा तो फंडामेंटल राइट्स बताएंगे, और भाग 4 आएगा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताएंगे। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत डैश कर दिया, वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। यानी पूछ रहा है 24 के तहत कितने साल के बच्चों, क्या वो 14 साल के हैं, 15 साल के हैं, 16 साल के हैं, 18 17 साल के हैं? एक सही उत्तर है आपके अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 24 है वो बाल श्रम से संबंधित है। ये वाला बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। यानी क्वेश्चन अगर आएगा कि संविधान का अनुच्छेद 24 का संबंध किससे, तो आप बताएं बाल श्रम से। और यहीं पर अगर आ जाएगा संविधान का अनुच्छेद 23 क्या है, तो आप बताएंगे मानव के दुर्व्यापार से। ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। और बलात् श्रम पर रोक लगाई है। क्या कही है? बलात् श्रम पर रोक लगाई गई है। यहां पर बलात् श्रम पर रोक लगाई गई है। यानी 2 बार बताई मैंने आपको। यहां से अगर क्वेश्चन आएगा अनुच्छेद 23 क्या है, तो मनुष्य का व्यापार नहीं होगा, ये 23 है। और 24 क्या है? बाल श्रम पर रोक लगाई गई है आपके यहां से। ये दोनों हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बलात् मान होता है जबरदस्ती किसी पे काम नहीं कराओगे। तो पिछली बार 24 आया है, तो इस बार हमारे एग्जाम में 23 आ सकता है, 19 आ सकता है, 21 आ सकता है, अनुच्छेद 20 आ सकता है, अनुच्छेद 19 आ सकता है, और अनुच्छेद 32 बड़ा फेवरेट है। आप जानते हैं अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। और ये संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 32 नहीं होता तो संविधान का कोई मौजूद नहीं था। यह संविधान की आत्मा और हृदय है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि भाग 3 से संबंधित है। इस सीरीज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो यहां दिखाई दे रहा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव, किससे? राष्ट्रपति चुनाव पूछ रहा है। क्या 67 है, 55 है, 51 है, या 74 है? तो राष्ट्रपति चुनाव का उल्लेख कहां हुआ? अनुच्छेद 55 में हुआ है। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है, कैसे चुनाव होगा राष्ट्रपति का, इसका उल्लेख कहां हुआ है? 55 में हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर 67 अगर यहां आ जाएगा ये वाला, तो ये आपके उपराष्ट्रपति जुड़ा हुआ है, आपके उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर उसके कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जुड़ा हुआ उपराष्ट्रपति, किसके? उपराष्ट्रपति के। यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे, इसको भी हो सकता है अपना अगले एग्जाम में आ जाए शायद। और अगर यहां से आएगा 51 क्या है, तो 51 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा की बात की गई। शांति और सुरक्षा की बात की गई है, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। और जो 74 है ये वाला आर्टिकल, तो आप जानते होंगे
मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा राष्ट्रपति। मंत्री परिषद, ये रहा, मंत्री परिषद की सलाह और सहायता से राष्ट्रपति कार्य करेंगे। राष्ट्रपति कार्य करेंगे यानी कि राष्ट्रपति को कार्य करेंगे। राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इसी मंत्री परिषद बॉस कौन होता है? पीएम होता है। कौन होता है? पीएम इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। तो मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूं आर्टिकल 74 का संबंध है, राष्ट्रपति अपने सभी कामकाज पीएम की सलाह और सहायता से करेंगे। ये 74 में। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है। 67 में उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल दे रखा है वो वाला मामला आपके, और 55 में आपके राष्ट्रपति के चुनावों की प्रक्रिया का उल्लेख है। ये हमारे एग्जाम में पूछ सकता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब करेंगे। ये आपको क्वेश्चन देख के लग गया होगा कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम क्वेश्चन आए हैं। तो आपने पिछला जो मॉक टेस्ट देखे मेरा, उन मॉक टेस्ट को देख के लग गया होगा हमारी सारी मॉक टेस्ट सीरीज, चाहे मैथ की आई है, चाहे रीजनिंग की आई है, चाहे जीएस की आई है, प्रॉपर वे में सबसे बेहतर ऐसे हमने परोसी आपके लिए कि सारे प्रश्न आपके लिए वहां से बने। और हर बच्चे ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है कि टेस्ट सीरीज बिल्कुल इसी के अनुकूल है। और आपको देख के लग भी रहा होगा कि प्रश्न बहुत तर्कसंगत हैं और रिलीवेंट है एग्जाम के, इसलिए एक भी मॉक टेस्ट के क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। और इसको देख करके थोड़ा सा और अपना मूल्यांकन करेंगे, क्या हमसे कमी रह जा रही है, क्योंकि अभी भी यहां से आगे हमारे पास एक हफ्ते का टाइम है मूल्यांकन करने के लिए। ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत में पहली लोकसभा का उपसभापति रहा है? यानी डिप्टी स्पीकर पूछ रहा है लोकसभा का। क्या रवि राय हैं, क्या भलीराम भगत हैं, या अनंत सैनम आयंगर हैं, क्या जी लक्ष्मण है? तो अनंत सैनम आयंगर। कौन? अनंत सैनम आयंगर, एजी आयंगर। एजी आयंगर ये आपके इसके आपके उपाध्यक्ष है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके जो है। और अगर यहीं पर राज्यसभा आ जाए अगर आपके, कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा के, ये पहले, हमारा मतलब पहले से है, क्योंकि ये भी पहले से मतलब है। आयंगर ये उपाध्यक्ष हैं लोकसभा के, ये उपाध्यक्ष है पहले। अगर अध्यक्ष आ जाएगा पहला लोकसभा का, हो सकता है आ सकता है इस बार आपके, तो बताएंगे आप जीवी मावलंकर। क्या बताएंगे? जीवी मावलंकर, ये आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं। जीवी मावलंकर ये हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं आपके यहां से, जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। और उपाध्यक्ष कौन है? एजी आयंगर। और अगर आएगा राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, तो आप जानते हैं एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन ये आपके राज्यसभा के अध्यक्ष थे और राज्यसभा के पहले ये अध्यक्ष हैं। ये क्या होने हैं आपके? ये राज्यसभा के सभापति हैं, इन्हें हम अध्यक्ष भी कहते हैं, चाहे सभापति, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये सभापति हमारे राज्यसभा के, इसको याद करके जाएंगे। राज्यसभा के पहले सभापति कौन है? ये रहे, क्या नाम है? राधाकृष्णन जी। और ये पहले हैं। अगर उपसभापति आएगा, क्या आएगा? उपसभापति अगर आएगा, उपसभापति आएगा, तो उपसभापति राज्यसभा पहले कौन है? तो आप कर देंगे, यहां कर देंगे आपके कृष्णा मूर्ति। ये कम बच्चों को पता है, राव, कृष्णा मूर्ति राव। यानी कि अगर आएगा लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है, तो गणेश वासुदेव मावलंकर हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। राज्यसभा पहले उपाध्यक्ष कौन है? अनंत सैनम आपके आयंगर है, एएस आयंगर है आपके। ये एएस या एएस कर लेंगे इसको, यहां से थोड़ा सा इसको आप लोग यहां से एएस कर लेंगे, यहां से एएस कर लेंगे, इसको एएस आयंगर कर लेंगे। ये रहा एएस आयंगर। और अगर आएगा राज्यसभा के पहले सभापति कौन है, तो राधाकृष्णन कर लेंगे। और राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन है, तो आप कर लेंगे कृष्णा मूर्ति राव। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इस सीरीज का अगला प्रश्न ये रहा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति के चुनाव, संसद के सदनों की अवधि, भारत के अटॉर्नी जनरल। बहुत इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है आपके, ये रहा उपराष्ट्रपति चुनाव जो होता है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 66 में हुआ है यहां पर। और आप जानते हैं उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 63 में हुआ है। यानी क्वेश्चन आए कि उपराष्ट्रपति संविधान के कौन से आर्टिकल में उल्लेखित है, तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 63 में। और उपराष्ट्रपति का जो उपचुनाव है इसका उल्लेख 66 में हुआ है। रटकर जाएंगे, यहां से प्रश्न का बनना तय है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है उपराष्ट्रपति जुड़ा हुआ है, अगर आर्टिकल 64 आएगा ये वाला, और अगर आर्टिकल 65 भी आएगा,
तो इनको भी आप लोग बता सकते हैं शॉर्ट में। जो 64 है ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां पर जो उपराष्ट्रपति होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम कर सकता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 65। यानी 64 आएगा तो राज्यसभा के सभापति तौर पर काम करेंगे। 65 आएगा जब राष्ट्रपति पद खाली होगा, राष्ट्रपति पद रिक्त होगा, तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक तौर पर राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्योंकि 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ 66 पूछा है तो इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख हुआ, ये रहा। इस समय हमारा अगला प्रश्न है, सीरिया की राजधानी पूछ रहा है, क्या अलेप्पो है, दमिश्क है, होम्स है या हमा है? तो सीरिया की राजधानी दमिश्क है। सीरिया इस समय जल रहा है। इस समय वर्तमान में आप जानते होंगे सीरिया में इस समय बड़ा हंगामा चल रहा था, उपद्रव चल रहा था। वर्तमान में फिलिस्तीन में, वर्तमान में इजराइल में, वर्तमान में यूक्रेन में, वर्तमान में रूस में, अजरबैजान में, आर्मीनिया में कुछ ऐसे झगड़े रहे। मैंने 5-6 नाम बोले, इनको अब याद करके जाएंगे। और तुर्की में ऐसे कुछ राष्ट्र हैं हमारे यहाँ जहां उपद्रव बड़े पैमाने पर रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अक्सर बना रहता है, लेकिन राजधानी हमें अक्सर इजराइल से, फिलिस्तीन से, यूक्रेन से, रूस से, आपके अजरबैजान से, आर्मीनिया से या यमन से या ओमान से, सऊदी अरब से, कुवैत से, बहरीन से, ऐसी राजधानियां पूछी जा सकती हैं। मेरे कहने से आप इनको याद करके जाएंगे। दमिश्क राजधानी है इसकी, ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। और आपके यहां पर भाषा जो आपके अरबी भाषा का प्रयोग किया जाता है, इनको आप याद कर लेंगे। इस क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, म्यांमार की मुद्रा पूछ रहा है। मैंने पहले कहा है एक क्वेश्चन मुद्राओं से और एक क्वेश्चन राजधानियों से पूछा जा सकता है, मैं चर्चा कर चुका हूं। क्या वो क्यात है, नायरा, रियाल या क्रोन है? तो क्यात आपके म्यांमार की मुद्रा है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्मा पुराना नाम है। और इसकी राजधानी वर्तमान समय में नीपडा है। इसको मेरे कहने से मेरे सारे प्रिय विद्यार्थी याद करके जाएंगे। और पुरानी राजधानी इसकी रंगून हुआ करती थी। कौन सी होती थी आपके? रंगून होती थी पुरानी राजधानी। ये भी हमारे पेपर में आया है, पुरानी राजधानी रंगून हुआ करती थी, ये पुरानी राजधानी। लेकिन वर्तमान में इसकी राजधानी आपके नीपडा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो म्यांमार है वो दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत शामिल है, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ, और ये आसियान का एक राष्ट्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में हम आगे देखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे अधिक आबादी पूछ रहा है वो आपसे। कौन सा देश है? मोरक्को है, नाइजीरिया है, बेनिन है, सोमालिया। इनमें से अफ्रीका महाद्वीप की सबसे अधिक आबादी वाला, आज भी यहां पर भी 2018 में भी और आज भी नाइजीरिया सबसे अधिक आबादी वाला देश है। और लगभग 21 करोड़ की आबादी नाइजीरिया की है। मैं लगभग बताया है, लगभग 21 करोड़ की आबादी नाइजीरिया राष्ट्र की है। इसको अब याद कर लेंगे। यानी नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्र है। और अफ्रीका महाद्वीप में वर्तमान में कितने देश हैं आपके? तो वर्तमान में इसमें 54 देश हैं। कितने देश हैं? इसमें 54 देश हैं। इसको भी आप देख लेंगे यहां से। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। और अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? वो नील नदी है। कौन सी है? वो नील नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं। किसको कहते हैं? नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं। और मिस्र को इजिप्ट कहा जाता है वर्तमान समय में। इस सीरीज का हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से वन भूमि का क्षेत्रफल उसे कुल भूमि क्षेत्र के परसेंटेज के रूप में उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक है? सबसे अधिक पूछ रहा है आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। क्यूबा, कनाडा, हेती या जमैका? यहां पर सबसे अधिक वन क्षेत्रफल आपके कनाडा का ही है। कनाडा का, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राष्ट्र भी कनाडा है। और वन क्षेत्र भी यहाँ का सबसे अधिक है। लगभग 35% के आसपास यहाँ का वन क्षेत्रफल है। कहाँ का? आपके कनाडा का। और कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है। ये राजधानी है इसकी ओटावा। ये बहुत महत्वपूर्ण आपके। और इसके अन्य शहरों में आपके कनाडा के कुछ शहर और हैं, वो भी क्या पूछता है? शहर पूछता रहता है। इसके 2-3 शहर हैं। एक तो महत्वपूर्ण शहर है इसका मॉन्ट्रियल, इसको आप देख के जाएंगे। मॉन्ट्रियल इसका एक शहर है इसका। इसके अलावा टोरंटो बड़ा पॉपुलर शहर है आपका, टोरंटो। इसके अलावा आपका क्यूबेक, इसका बहुत पॉपुलर शहर है। यहाँ से आपके जो है ये वाले ऐसे कुछ शहर हैं इसके। इसके अलावा ओटावा है। ये सब शहर के कहाँ किसके हैं? आपके कनाडा के शहर हैं, जो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन आता रहता है। इसके अलावा इनमें से कौन सी नदी
बंगाली खाड़ी में नहीं गिरती है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, क्वेश्चन को समझेंगे। कौन सी नदी बंगाली खाड़ी, बंगाली खाड़ी कहां पड़ती है? पूरब में, यानी बंगाली खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? क्या नर्मदा है, क्या कावेरी है, कृष्णा है या गोदावरी है? तो पूछ रहा है कौन सी नदी नहीं गिरती है, तो नर्मदा नदी हमारी बंगाली खाड़ी में नहीं गिरती है। तो ये तीनों नदियां बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। कौन सी नहीं गिरती है? नर्मदा। तो नर्मदा के साथ आपको जानना चाहिए, नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। कौन सी पहाड़ी से? अमरकंटक हिल्स, यानी अमरकंटक की पहाड़ी से ये निकलती है। बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, यहां से निकलती है आपके, ये इसका उद्गम बिंदु क्या है, इसका ये ओरिजिन पॉइंट है, यहां से होता है। इसके अलावा ये भ्रंश घाटी से, कहां से? ये भ्रंश घाटी से बहती है आपके, भ्रंश घाटी से। इसी को रिफ्ट वैली भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इसे रिफ्ट वैली भी कहते हैं। इसको भी आप याद करके जाएंगे। इसके अलावा ताप्ती नदी है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपके अरब सागर में गिरती है। कहां गिरती है? ये भी आपके अरब सागर में गिरती है आपके, और ये भी भ्रंश घाटी होकर बहती है। तो नर्मदा भी और ताप्ती भी, ये दोनों नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, और दोनों ही बंगाली खाड़ी में नहीं गिरती हैं, और दोनों ये अरब सागर में स्थित खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। कहां गिरती हैं ये दोनों नदियां? खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। कहां गिरती हैं? खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, जो कि अरब सागर में स्थित है। दोनों नदियां, चाहे ताप्ती आ जाए चाहे नर्मदा आ जाए, ये दोनों आपके खंभात की खाड़ी में गिरती है, जो कि अरब सागर में स्थित है, यानी कि भारत के पश्चिम में स्थित है। इस सीरीज का हमारा अगला प्रश्न है, मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल हुई? बहुत महत्वपूर्ण रही है। महिलाओं पर तेजाबी हमले के लिए, बाल बंधुआश्रम के लिए, बाल विवाह के लिए, या सर पर मैला ढोने वालों के लिए? तो इसका सही उत्तर है वो ये है, बाल विवाह के लिए आपने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी आपके। किसने? कृति भारती ने। ये बहुत महत्वपूर्ण, राजस्थान की सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपके प्रयासों के चलते आपने तमाम बाल विवाहों को होने से रोका है। आपका संबंध कहां से है? राजस्थान से। कहां से है आपका संबंध? राजस्थान से। आप राजस्थान की ऐसी बेटी हैं जिन्होंने अपने प्रयासों के चलते अनेक बाल विवाहों को होने से रोका है। इस क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल देने जा रही है। भारत सरकार, उसका नाम क्या है? ब्लैक पैंथर, ग्रेहाउंड, कोबरा या व्हाइट टाइगर? तो एक ब्लैक पैंथर नाम का एक हमने एक विशेष आपके एक नक्सल विरोधी, यानी इसका जो गठन हुआ है वो माओवाद के विरुद्ध हुआ। किसके विरुद्ध हुआ है? माओवादियों के विरुद्ध हुआ है, यानी नक्सलवादियों के विरुद्ध हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय देश के गृह मंत्री जो थे आपके, वो कौन थे आपके? गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे उस समय, राजनाथ सिंह थे। आपको जानना चाहिए, आपके राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री थे, जो वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री हैं आपके। और इनका गृह मंत्री के तौर पर जो कार्यकाल है वो वर्ष 2014 से 19 तक रहा। यानी राजनाथ सिंह पिछले गवर्नमेंट में 2014 से 19 तक गृह मंत्री हुआ करते थे। इनके नेतृत्व में ही ये ब्लैक पैंथर नाम का एक नक्सल विरोधी एक बल बनाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नाम क्या है? ब्लैक पैंथर। इनके निगरानी में बनाई है। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? 1970, 1972, 1974, 1976? आपको जानना चाहिए, इतिहास के पन्नों में शिमला समझौते को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये वही शिमला समझौता है जिसके चलते भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ था 1971 का। वो युद्ध के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं बनी थी, भारत ने जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था बड़े पैमाने पर, यहां तक कि भारत की सेनाएं लाहौर पहुंच चुकी थी आपके। और इस समझौते के बाद हमारी सीमाएं पुनः वही हो गई जो 1971 से पहले थी, यानी कि यह समझौता वर्ष 1972 में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके डेट पूछ सकता है। यह समझौता पहली बार तो किन के मध्य में हुआ है? तो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री थी आपके श्रीमती इंदिरा गांधी। इनका नाम जरूर करेंगे, श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय देश की पीएम हुआ करती थी भारत की ओर से। और पाकिस्तान की ओर से उस समय कौन थे? तो वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो। ये आपको देखना पड़ेगा, ये भारत के उस समय पीएम हुआ करते थे। दोनों ने मिलकर के एक समझौता किया आपके, इसे नाम पड़ा, आप दोनों के समझौता हुआ है, नाम पड़ा शिमला समझौता। और यह समझौता 2 जुलाई कब हो रहा है? 2 जुलाई 1972 को हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और उसमें दूसरे प्रधानमंत्री कौन है? पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो। इसी को बोलते हैं शिमला समझौता। अगला प्रश्न है, 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र बनाया है? ये पटना में बनाया है, भोपाल में,
जयपुर में, लखनऊ में? आपको जानना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। वर्ष 2018 में लखनऊ में ये बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र बना था। नाबार्ड ने, नाबार्ड कौन है? नाबार्ड एक बैंक है। क्या है? नाबार्ड एक बैंक है। कैसा बैंक है ये आपके कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा बैंक है ये? कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड। और इसी ने पहली बार दक्षिण पूर्व एशिया में या पूरे एशिया क्षेत्र में ये पहला इस प्रकार का केंद्र बनाए। दक्षिण एशिया में और दक्षिण पूर्व एशिया में ये अपने आप में पहला ऐसा केंद्र है जिसने जलवायु के लिए सरकारों द्वारा, प्राइवेट संस्थाओं द्वारा या तमाम वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रति चेतना पैदा करने के लिए, जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इस सेंटर की स्थापना की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये यूपी के लखनऊ में खुला। ये यूपी के सौभाग्य का विषय भी रहा है उस समय। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ये रहा कि प्रबंध निदेशक इनमें से कौन? उस समय 2018 में ये बात हो रही, 2018 की। उस समय आपके क्रिस्टीना लेगार्डे थी। ये आपके फ्रांस की थी। मैं डायरेक्ट बताता हूं, ये फ्रांस की थी। शायद ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा वर्तमान में, पूछा जाएगा वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये रहा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष कौन है? तो आप बताएंगे क्रिस्टलिना, ये वाला क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये रहा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये आपकी वर्तमान में इसकी अध्यक्षा हैं। और ये कहां की हैं? ये तो ये बल्गारिया की हैं। कहां की हैं ये? बल्गारिया की हैं, बुल्गारिया की हैं आपके। ये आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये वर्ष 2022 में इस पद पर आई हैं। 2022 में आपको यहां लाया गया है क्रिस्टीना जॉर्जीवा को। ये वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की अध्यक्षा हैं। क्या नाम है? क्रिस्टीना जॉर्जीवा। ये बुल्गारिया से संबंधित है। जबकि यहां जो क्वेश्चन आया था वो फ्रांस की थी और नाम था क्रिस्टीना लेगार्डे और इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। वर्ष 2022 में बनी है। और आपका संबंध कहां से? बुल्गारिया देश से। कहां से? आप बुल्गारिया देश से संबंधित हैं। और IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और IMF का मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन DC में। कहां पर है? वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय। इसको आप देख लेंगे यहां से, इसका हेडक्वार्टर यहीं पर है। ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में अक्सर आते हैं। ये प्रश्न हमारे एग्जाम जरूर पूछे जाते हैं। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति कारण रक्त का थक्का बन जाता है। इन कोशिकाओं क्या कहते हैं? ये एरिथ्रोसाइट कहते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट या थ्रोम्बोसाइट। आपको जानना चाहिए जो रक्त में थक्का बनता है उसके लिए थ्रोम्बोसाइट्स ये होते हैं आपके। थ्रोम्बोसाइट्स के चलते ही रक्त का थक्का बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं हो तो आपका, आप जानते हैं हमारे रक्त में RBC जो होते हैं, तो RBC का निर्माण कहां होता है? आपको जानना चाहिए RBC का जो निर्माण होता है, ये प्रश्न आपके एग्जाम आएगा। RBC का निर्माण कहां होता है? तो आप बताएंगे इनका निर्माण होता है कहां पर? आपके बोन मैरो में। कहां होता है? बोन मैरो में। यहां पर इनका निर्माण होता है बोन मैरो में। इसी को अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा हिंदी में कहा जाता है इसको। अस्थि मज्जा यही निर्माण होता है आपके। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और थ्रोम्बोसाइट्स के चलते ही रक्त का थक्का बनता है। रक्त का थक्का नहीं बने तो ब्लड निरंतर बहता रहेगा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय आप आगे देखेंगे जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा मैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवित प्राणियों निषेचन के दौरान नर और मादा, मेल और फीमेल में ये गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है। उसे युग्मनज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे युग्मनज कहा जाता है, जो नर और मादा मेमेट का संलयन करके कोशिका का निर्माण करता है। इसको आप यहां से याद कर लेंगे, युग्मनज बोलते हैं। ये हमारे साइंस का प्रश्न है। ध्यान रखना, पिछली बार बीमारियों से क्वेश्चन बहुत नहीं बना है। बीमारी वाला पार्ट हमारे एग्जाम में नहीं आया डायरेक्टली, तो याद करके जाएंगे। इसलिए इस बार बीमारी से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको देख कर जाएंगे। यहां से आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट और धड़कन के बीच क्या होता है? ये तो बहुत आसान है, आपके माइंड में आ गया। जो नाड़ी होती है वो 72 होती है और धड़कन का टाइम होता है वो 80, यानी सही उत्तर है आपके 72-80 आपके। ये अगर व्यक्ति का चल रहा है तो ये बहुत जरूरी है। और जो नवजात शिशु होता है वो 150 तक चली जाती नाड़ी उसकी, और इनकी जो धड़कनें होती हैं वो 72-80 तक होती है। नाड़ी 72 और धड़कनें 80 होती हैं। और नवजात शिशु की जो धड़कनें होती हैं वो आपके 150 तक चली जाती है। नवजात शिशु जो होता है उसकी 150 तक हो जाती है।
इस क्रम में हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक बार ये रहा डाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता, इसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं? यानी एक बार अगर आपने ढाल दिया उस चीज को और गर्म करके कर दिया और वो चीज बना दी तो दोबारा उसको आप नरम करके नहीं बना सकते। वो क्या है? क्या वो पॉलीविनाइल यानी पीवीसी है? क्या उच्च घनत्व पॉलिथीन है? क्या थर्मोप्लास्टिक आपके थेंस है? क्या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो आपको जानना चाहिए ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, आपके प्लास्टिक का एक प्रकार होता है। अगर एक बार कोई चीज आपको ढाल के बना दी जाए तो दोबारा अगर बनाएंगे तो दोबारा वो टूटेगी, यानी कि इसको बार बार ढाला नहीं जाता है, बार बार रिफाइन नहीं किया जाता है, ये सिर्फ एक बार ही रिफाइन होती है। और जो हमारे पास जो बहुत सारे हैंडल होते हैं आपके, ये हैंडल होते हैं आपके, वो इसी से बनने आजकल आपके। और बड़े पैमाने पर जो कंप्यूटर की बॉडी होती है, कंप्यूटर की बॉडी या आपके टीवी की बॉडी, टेलीविजन की बॉडी होती है, इसके अलावा जो लैपटॉप की बॉडी होती है आपके, लैपटॉप की बॉडी होती है, ये सब इसी से बनाई जाती हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। अगर ये एक बार बन जाती है तो इसको बार बार नहीं ढाला जाता है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। इस क्रम में हम लोग आगे चलेंगे। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग एक से मूत्र विसर्जित करता है। लगभग एक घंटे में लगभग एक सामान्य इंसान 24 घंटे में लगभग कितना मूत्र विसर्जित करता है? कितना? क्या आपके 1.2 लीटर है, क्या 2.5 लीटर है, 3.0 लीटर है, या फिर 1.8 लीटर? आगे कितना मूत्र विसर्जित करता है? तो सही उत्तर है 1.8 लीटर है जिसे वो आपके विसर्जित करता है। यानी कि एक इंसान 24 घंटे में करीब आपके 2 लीटर के आसपास 1 लीटर है। और आपको जानना चाहिए जो इस मूत्र का रंग पीला होता है, ध्यान देंगे, मूत्र का रंग पीला होता है। आखिर वो पीला रंग क्यों होता है? तो आपको जानना चाहिए पेशाब में, मूत्र में एक वर्णक पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, उसका नाम है आपके यूरोक्रोम। इस यूरोक्रोम के चलते हमारे पेशाब का रंग पीला होता है। नाम क्या है? यूरोक्रोम है। इसको याद करके जाएंगे। और एक वयस्क इंसान आपका पर डे एक दिन में करीब 1.8 लीटर मूत्र को त्यागता है, यानी कि 24 घंटे में लगभग आपको कितना पेशाब त्यागता है? 1.8 लीटर आपके। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पेशाब का रंग जो पीला होता है वो यूरोक्रोम के चलते होता है। इस क्रम में हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प लिया है जो 63-131 के बहुमत से आया था। इसे अंतरराष्ट्रीय क्या मनाते हैं? बहुत फेमस है, भारत सरकार की विशेष पहल, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की विशेष पहल। यानी 21 जून को हमारे यहाँ अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यूएनओ ने इसे मान्यता दी है। बड़े पैमाने पर यूएनओ की यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे मान्यता दी और पूरी दुनिया में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। योग ही है जो लोगों को स्वस्थ बनाने में मदद करता है, और जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो स्वस्थ समाज का निर्माण होता है, और समाज स्वस्थ रहता है तो एक मजबूत और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण होता है। 21 जून जाकर के जाएंगे यहां से। अगला प्रश्न है, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल मिला है? काय का मिला होगा? चिकित्सा का मिला है। क्या ईसी कैंडल है, डोइजी एंड डैम है, कार्ल लिनियस है, या स्टैनफोर्ड है? तो आपको जानना चाहिए डोइजी एंड डैम। इसका सही उत्तर है डोइजी एंड डैम। ये विटामिन के आविष्कारक हैं। आप जानते हैं विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी कि ये ब्लड क्लॉटिंग है वो बिल्कुल नहीं होती है आपके। अगर विटामिन के नहीं हो, बॉडी विटामिन के की कमी होती है तो व्यक्ति के रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। और विटामिन के की जो खोज करी है वो डोइजी एंड डैम ने करी है। इसको भी याद करके जाएंगे, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन से, बीमारियों से, ऊष्मा से, ध्वनि से, मिश्रण से हमारे एग्जाम में साइंस से प्रश्नों का बनना तय है। आपने देख लिया होगा इस पेपर में कई सारे प्रश्न यहां से पूछे गए। मैंने आज इसीलिए आपको पीवाईक्यू कराया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो बच्चे अभी तक नहीं हल कर रहे थे, एक देखने के बाद उन्हें पता पड़ जाएगी कि हमारे एग्जाम पीछे किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, क्योंकि ये एग्जाम हमारे लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। हमारा इस सीरीज का जो अंतिम प्रश्न है वो ये, इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मॉस। किताब के लेखक कौन है? अशोक चतुर्वेदी हैं, विक्रम सूद हैं, या के शंकर नायर हैं, या केसी वर्मा हैं? तो इस पुस्तक के इनसाइड आईबी एंड रॉ, इस पुस्तक के लेखक हैं के शंकर नायर। बहुत महत्वपूर्ण, आप जानते होंगे। जो रॉ है
ये भारत की, ये भारत की अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसी कैसी है? ये अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसी कैसी है? ये खुफिया एजेंसी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए। जैसे आप जानते होंगे ये अंतरराष्ट्रीय भारत की कैसी है? ये अंतरराष्ट्रीय भारत की खुफिया एजेंसी रॉ। और जो आईबी है वो अंदरूनी तौर पर, जो सीबीआई है वो अंदरूनी तौर पर काम करती है। ऐसे ही अमेरिका की आपके सीआईए है, सीआईए बहुत फेमस है आपके, ये वाली अमेरिका की है। जो आईएसआई है ये आपके पाकिस्तान की है, ये यूएसए की है, ये आपके पाकिस्तान की है। बहुत महत्वपूर्ण है आपके यहाँ पर। ऐसी आप एजेंसियों को याद करके जाएंगे आप लोग। ऐसे एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं। एक अभी और चल रही है आपके मोसाद, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मोसाद ये आपके इजराइल की, किसकी है? ये इजराइल की है। ये इनकी खुफिया एजेंसियां हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करती। केजीबी रूस की है, केजीबी आएगी तो रूस मारेंगे, सीआईए आएगा तो यूएसए मारेंगे, आईएसआई आएगी तो पाकिस्तान मारेंगे, और मोसाद आएगा तो इजराइल मारेंगे, और भारत की रॉ आएगा तो आप भारत मारेंगे, रॉ आएगा तो भारत मारेंगे। ये सब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसी एजेंसियां हैं? खुफिया एजेंसियां हैं जो अपना काम करती रहती हैं, इन्वेस्टिगेशन करती रहती हैं। और अंदरूनी तौर पर कई बार इनके जो आपके इन्वेस्टिगेटर हैं, जो खुफिया इसके कार्य करने वाले, कई महीनों तक देशों में अपना वेश बदल करके, अपने सूरत को बदल करके उन राष्ट्रों में पड़े रहते हैं और वहां से बहुत सारी खुफिया और गोपनीय जानकारियों को इकट्ठा करते रहते हैं। आपके लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण हिंदी और करंट अफेयर पर अब अगली क्लास से लेकर आऊंगा। एग्जाम से पहले, यानी हमारी लास्ट क्लास जो होगी वो 2015 हमारी क्लास होगी आपके यहाँ 15 तारीख तक, यानी 15 फरवरी तक मैं लास्ट क्लास कराऊंगा। उसके बाद विस्तार वाली क्लास, एग्जाम वाली क्लास, हमारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वो दोबारा से चालू हो जाएंगे आपके अन्य एग्जाम के लिए। इस चैनल पर आप लगातार बने रहेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।